एक भिखारी ने डॉक्टरनी के साथ रात के अंधेरे में वह कर दिया जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी कि आंखों में छिपी थी वहशत और उसकी खामोशी में कोई भयानक राज। लेकिन जब सच का पर्दा हटा तो ना सिर्फ डॉक्टरनी बल्कि पूरा शहर खामोश हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कुर्बानी, धोखे, मोहब्बत और इंतकाम का ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। ये डॉक्टरनी जी के शौहर को वफात पाए 2 साल गुजर चुके थे। डॉक्टरनी जी मंदिर में एक भिखारी को रोज कुछ पैसे दिया करती थीं। एक दिन उस भिखारी ने डॉक्टरनी जी से कहा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। फिर डॉक्टरनी जी ने भिखारी के साथ जो किया, कहानी कुछ यूं है। वाराणसी के पुराने केशीनाथ मंदिर के बाहर, जहां सुबह व शाम भक्तों की भीड़ और घंटियों की आवाज गूंजा करती थी, एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका चेहरा धूल और मैल से अटा हुआ था, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी उदासी। मंदिर के चबूतरे पर बैठा हर आने जाने वाले से भीख मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर सुबह ठीक 7 बजे एक काली एसयूवी मंदिर के सामने रुका करती। उसमें से उतरती थीं प्रीति शर्मा, जिन्हें शहर वाले डॉक्टरनी जी के नाम से जानते थे। प्रीति एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थीं, जिनका नाम न सिर्फ उनके तिब्बी महारत के बाइस बल्कि उनकी दर्दमंदी और रहमदिली की वजह से भी जाना जाता था। वह हर रोज मंदिर में पूजा के लिए आया करती थीं और पूजा के बाद उस भिखारी को कुछ पैसे देती थीं। यह उनका रोज का मामूल था। भिखारी पैसे लेते वक्त सिर्फ सर झुकाता और खामोशी से शुक्रिया अदा करता। प्रीति उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट देती, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। प्रीति की जिंदगी बाहर से मुकम्मल दिखाई देती थी। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, एक शानदार बंगला, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि 2 साल पहले उनके शौहर विकास शर्मा एक पुरस्कार हादसे में जान बहका हो गए थे। विकास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी मौत ने प्रीति को अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपने काम और मंदिर की उस रोजमर्रा रस्म में दफन कर दिया। इस भिखारी को पैसे देना उनके लिए सिर्फ खैरात नहीं थी, शायद उसकी उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उनके अपने दर्द से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब आसमान पर काले बादल छा गए थे और हल्की बारिश हो रही थी, प्रीति ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए। लेकिन उस दिन भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने प्रीति को चौंका दिया। उसने अपनी करख्त धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रीति एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने भिखारी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मजाक का कोई तासुर नहीं था। क्या वह पागल था या यह उसकी मायूसी थी? प्रीति ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे और बारिश में भीगने से बचो। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ प्रीति को गहरी नजरों से देखा और खामोशी से सर झुका लिया। उस दिन प्रीति अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन उनका जहन वहीं अटका रहा। भिखारी की बात ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार विकास की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन प्रीति ने फिर भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, डॉक्टरनी जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। प्रीति को हल्का सा गुस्सा आया। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे, अपनी हद में रहो। उसने कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। प्रीति को उसकी बातों में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो? भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, शहर में एक बड़ा मुंशियात का नेटवर्क चल रहा है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूँ। प्रीति को हैरत हुई, एक भिखारी और इतनी अहम खबर। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है? भिखारी ने कहा, कल रात मैंने मंदिर के पास एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा। वह मुंशियात की डील के बारे में बात कर रहे थे। उसने जगह और कुछ अफराद के हुलिये का जिक्र भी किया। प्रीति ने बात को मामूली समझा, लेकिन फिर भी अपने एक पुराने मरीज जो पुलिस इंस्पेक्टर था को ये बात बता दी। अगले दिन इंस्पेक्टर ने प्रीति को बताया कि गोदाम में वाकई एक मुंशियात का नेटवर्क पकड़ा गया है। पुलिस ने छापा मारा और वहां से बड़ी मिकदार में नशा आवर दवाइयां बरामद की। प्रीति हैरान थी, एक भिखारी ने इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे दी? उन्होंने अगले दिन मंदिर में भिखारी से बात करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंची, भिखारी वहां मौजूद था। प्रीति ने उससे पूछा, तुमने वह मालूमात कैसे दी? तुम हकीकत में कौन हो? डॉक्टरनी जी, मैं वही हूँ जो नजर आता हूँ, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूँ। उसकी बातों में एक पुरस्कारियत थी जो प्रीति को उलझा रही थी। प्रीति अब उसे सिर्फ एक भिखारी नहीं समझती थी,
वह जान गई थी कि इस आदमी के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे फौरन दबाव में लाकर ये राज नहीं खोला जा सकता। प्रीति और भिखारी के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया। प्रीति अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातें किया करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रीति को विकास की याद दिलाती। जैसे एक दिन उसने कहा, आप कहा करती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। प्रीति चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ विकास से कही थी, लेकिन फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराकर बात को टाल दिया। एक रात जब प्रीति अस्पताल से देर से वापस लौट रही थी, अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। बारिश जोरों पर थी और सड़क सुनसान। तभी एक भिखारी वहां जाहिर हुआ। उसने गाड़ी का मुआयना किया और चंद लम्हों में उसे दोबारा चालू कर दिया। डॉक्टर जी, आप इतनी रात को अकेली मत निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र छिपी थी। प्रीति ने उस रात उसे अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन प्रीति के इसरार पर वह मान गया। घर पहुंचकर प्रीति ने उसे खाना दिया। खाते हुए वह बोला, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना पूछा। अगले दिन उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त फोरेंसिक माहिर अमित वर्मा को बुलाया। प्रीति ने उसे भिखारी की एक तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। अमित ने तस्वीर को बगौर देखा और कहा, प्रीति, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, जैसे कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट मुमकिन हो। मगर प्रीति के दिल में उलझन थी। वह नहीं चाहती थी कि भिखारी को शक हो कि वह उस पर नजर रख रही है। उन्होंने भिखारी को दोबारा घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती। तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में मान गया। भिखारी, जिसने अपना नाम राम बताया, अब प्रीति के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में रहने लगा, मगर दिन भर मंदिर के पास ही भीख मांगता और शाम को खामोशी से लौट आता। प्रीति ने कई बार उससे कहा, राम, तुम अब भी मंदिर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मगर वह हर बार मुस्कुराकर कहता, डॉक्टर जी, मंदिर मेरी दुनिया है। वहाँ मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन प्रीति को अस्पताल से एक हंगामी कॉल मुवस्सिल हुई। शहर की एक बड़ी दवा साज कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। वही गोदाम जहाँ कुछ हफ्ते पहले राम के इशारे पर पुलिस ने छापा मारा था। प्रीति ने अपने पुलिस अफसर दोस्त से राबिता किया, जो चाय वाकया पर मौजूद था। उसने बताया, आग में कुछ कागजात बचे हैं जिनमें एक तस्वीर है उस शख्स की जो बिल्कुल विकास जैसा लगता है। तस्वीर के पीछे लिखा है, विकास 2022 फार्मा डील। प्रीति का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर अपने पास रख ली और घर लौट आई। उस रात वह सो न सकी। क्या ये वाकई विकास है? मगर वह तो कार हादसे में मर गया था, तो ये तस्वीर यहाँ कैसे? और इस फार्मा कंपनी से उसका क्या ताल्लुक? अगले दिन प्रीति ने राम से इस बारे में बात करने का फैसला किया, मगर वह मंदिर पर नहीं था। प्रीति ने उसे तलाश किया, लेकिन वह जैसे हवा में टहलील हो गया था। शाम को जब प्रीति घर लौटी तो देखा कि राम उनके दरवाजे पर बैठा है। उसका चेहरा अफसुर्दा और लिबास मैला हो चुका था। प्रीति ने गुस्से से पूछा, राम, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। राम ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर जी, मुझे कुछ काम था, फिक्र ना करें। प्रीति ने उससे फार्मा कंपनी की तस्वीर के बारे में पूछने का इरादा किया, मगर रुक गई। उन्हें महसूस हुआ कि राम अभी भी कुछ छिपा रहा है। वह बोली, राम, क्या तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? राम ने एक लम्हा प्रीति की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। डॉक्टर जी, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता? वह बड़े लोग हैं। उसके अंदाज ने प्रीति को और ज्यादा शक में डाल दिया। आने वाले दिनों में उन्होंने गोदाम की आग की तहकीकात शुरू की। उन्हें पता चला कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। जो सबूत बचे वह एक पुरअसरार शख्स की तरफ इशारा करते थे, जो रात के वक्त गोदाम के आसपास देखा गया था। प्रीति ने अपने पुलिस वाले दोस्त से कहा कि राम पर नजर रखे। उसने बताया, राम रात को मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में जाता है, जहां कुछ लोगों से मुलाकात करता है। प्रीति ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां से कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी सौदों का जिक्र था, मगर सबसे चौंका देने वाली चीज एक पुराना खत था जिसमें विकास का नाम दर्ज था। विकास, तुम्हें सच छिपाना होगा, वह तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे। क्या विकास वाकई जिंदा है या ये कोई और साजिश है? उन्होंने फैसला किया कि वह फार्मा कंपनी के मालिक से बराह रास्त बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें राम से सच उगलवाना था। एक रात प्रीति ने राम को बुलाया। उन्होंने उसे वही तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है राम, और तुम हकीकत में कौन हो? राम ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाहिर हुई।
वह बोला, डॉक्टरनी जी, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, मगर मैं वादा करता हूँ मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। प्रीति को गुस्सा आया। वह बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और सच जानने की हकदार हूँ। अगर तुमने सच ना बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। राम मुस्कुराया और बोला, डॉक्टरनी जी, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जिसकी आप तलाश में हैं। उसी रात राम ने प्रीति को एक और सुराग दिया। कहा, फार्मा कंपनी के दफ्तर में एक खुफिया तहखाना है जहां वह तमाम गैरकानूनी सबूत रखते हैं। प्रीति ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने छापा मारा। तहखाने से नशा आवर दवाओं की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे कागजात मिले जिनमें बार बार विकास का नाम आ रहा था। कई मुलाजिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन प्रीति अब भी उलझन में थी। राम अब ज्यादा पुरस्कार हो चुका था। वह अक्सर रात को गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौट आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीति ने अमित से पूछा कि डीएनए रिपोर्ट कब मिलेगी। अमित ने कहा, 2 दिन में नतीजा आ जाएगा। उसी रात प्रीति को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई दी, डॉक्टरनी जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। राम को छोड़ दें वरना। कॉल कट गई। अब प्रीति को अंदाजा हो गया था कि राम कोई आम भिखारी नहीं, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। प्रीति मुकम्मल तौर पर राम के राज में उलझ चुकी थी। हर रात वह सोचती थी, राम कौन है, उसके अंदाज, बातें, हर चीज मुझे विकास की याद क्यों दिलाती है। लेकिन वह जानती थी कि ये राज इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। भिखारी का भेष धार कर वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था कि दूर से प्रीति को देख सके, लेकिन अपनी पहचान जाहिर न करे। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो संतोष राव और उसके गुंडे न सिर्फ उसे बल्कि प्रीति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राम बनकर विकास चुपके संतोष के कारोबार को तबाह करने की कोशिश कर रहा था और प्रीति की मदद से वह अपने मिशन में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहा था। अगली रात प्रीति और संजय ने राम का पीछा करने का फैसला किया। राम हमेशा की तरह मंदिर के पास से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। प्रीति और संजय ने गाड़ी को काफी फासले पर रखा ताकि राम को शक न हो। राम तेज चल रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे पीछा किए जाने का अंदाजा हो। आखिरकार वह एक पुराने और टूटे फूटे गोदाम के पास रुका, वही गोदाम जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राम यहाँ किसी से मिलने आया था या कोई नई मालूमात इकट्ठा करने? संजय ने प्रीति को इशारा किया कि वह चुपके से गोदाम के करीब जाए। जैसे ही वह नजदीक पहुंचे, उन्होंने राम को गोदाम की पिछली दीवार के पास खड़े देखा। वहां एक और शख्स मौजूद था, लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर दाढ़ी। वह धीमी आवाज में राम से बात कर रहा था। प्रीति ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। तभी उस शख्स ने राम को एक छोटा सा पैकेट दिया और चुपके से गलियों में गायब हो गया। संजय ने कहा, प्रीति, हमें उस पैकेट को देखना होगा, शायद ये कोई सबूत हो। लेकिन प्रीति की नजर राम की हरकत पर थी। राम ने पैकेट जेब में रखा और गोदाम के अंदर चला गया। प्रीति और संजय ने कुछ देर इंतजार किया, फिर दबे कदमों गोदाम में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और फिजा में जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फंसी हुई थी। प्रीति को खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन वह रुकी नहीं। गोदाम के एक कोने में राम एक पुराने मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। प्रीति ने चुपके से उस पर नजर रखी। राम ने पैकेट खोल चुका था। उसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। राम ने तस्वीरों को गौर से देखा, फिर उन्हें आग लगा दी। प्रीति समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वह सबूत मिटा रहा था या कुछ छिपा रहा था? संजय ने प्रीति को पीछे खींचा और कहा, हमें अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। प्रीति ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल उलझन में मुब्तला था। राम की हर हरकत उसे मजीद पुरस्कार लगने लगी थी। अगले दिन प्रीति ने नरमी से राम से बात करने की कोशिश की। वह हमेशा की तरह घर आया, खामोशी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मगर प्रीति ने नोट किया कि उसने यूएसबी ड्राइव जेब में रखी हुई थी। जब राम सो गया, प्रीति चुपके से उसके कमरे में गई, दराज से यूएसबी निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। ड्राइव में कुछ फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें और एक वीडियो। प्रीति ने सबसे पहले ऑडियो सुनी। उसमें 2 अफराद बात कर रहे थे। एक आवाज संतोष राव की थी, जिसे प्रीति एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी। दूसरी आवाज किसी अजनबी शख्स की थी। साहब, अगर ये बाहर निकल गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। उस सॉफ्टवेयर वाले ने बहुत कुछ देख लिया है। संतोष ने जवाब दिया, हाँ, वह हमारे रास्ते में नहीं है, मगर हमें होशियार रहना होगा। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह सॉफ्टवेयर वाला विकास था? उसने तस्वीरें खोली।
उनमें संतोष और कुछ अपराध एक गोदाम में नशा आवर दवाइयां पैक करते दिखाई दे रहे थे। मगर आखिरी तस्वीर ने प्रीति को हिलाकर रख दिया। तस्वीर के नीचे लिखा था 2022 ऑपरेशन ब्लैकआउट। प्रीति ने वीडियो चलाई। उसमें संतोष एक शख्स से बात कर रहा था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। संतोष कह रहा था, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगर हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैंने जो कहा वही करूंगा, लेकिन प्रीति को इस सब से दूर रखो। ये आवाज राम की थी, मगर उसे प्रीति का नाम कैसे मालूम था? वह संतोष से क्यों बात कर रहा था? प्रीति का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि राम आखिर कौन है और इस सारे मामले से उसका क्या ताल्लुक। उसने यूएसबी ड्राइव वापस राम की जेब में रख दी और गहरी सोच में डूब गई। अब प्रीति को राम पर भरोसा नहीं रहा था, मगर उसकी बातों में कोई सच्चाई जरूर थी जो प्रीति को कुछ कहने से रोक रही थी। ये बात अब साफ हो गई थी कि राम यानी विकास दरअसल संतोष के साथ एक दोहरा खेल खेल रहा था। उसने अपनी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया ताकि संतोष के गैंग को अंदर से खत्म कर सके। वह जानता था कि प्रीति सच के करीब पहुंच रही है और इसीलिए वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संतोष को भी अब राम पर शक होने लगा था। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि राम पर नजर रखें और अब वह प्रीति को भी निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। अगले दिन प्रीति को अमित का फोन आया। उसने बताया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, मगर वह फोन पर नहीं बता सकता। उसने प्रीति को अपने दफ्तर बुलाया। प्रीति ने राम को कुछ नहीं बताया और सीधा अमित से मिलने निकल पड़ी। अमित ने प्रीति को एक लिफाफा दिया और संजीदगी से कहा, प्रीति, ये नताइज तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखना। प्रीति ने जैसे ही लिफाफा खोला, अचानक उसका फोन बजने लगा। कॉल संजय की थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रीति, तुम जहां भी हो फौरन वहां से निकल जाओ। राम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मेरा शक है कि ये संतोष के आदमी हैं। प्रीति का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से लिफाफा जेब में रखा और फौरन संजय से मिलने के लिए निकल पड़ी। इधर राम को संतोष के गुंडे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां खुद संतोष मौजूद था। उसने तेज लहजे में पूछा, तो तूने समझा था कि हमें धोखा दे देगा? बता, तू असल में है कौन? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाला है। उसी वक्त प्रीति संजय के साथ उस मौका पर पहुंच गई जहां राम को ले जाया गया था। जगह शहर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा कारखाना था। बारिश जोरों की हो रही थी और बिजली की कड़क से माहौल खौफनाक बन गया था। संजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और प्रीति को पीछे रहने का इशारा किया। कारखाने के अंदर राम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। संतोष उसके सामने खड़ा था। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और संजय अपनी पुलिस टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। हाथ ऊपर करो संतोष, संजय ने ललकारा। संतोष के आदमियों ने मुजाहमत की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी नफरी देख कर पीछे हट गए। प्रीति दौड़ी और राम के पास पहुंची। उसकी रस्सियां खोलने लगी। राम, तुम ठीक हो? उसकी आंखों में आंसू थे। राम ने पहली बार सुकून से प्रीति को देखा और धीरे से कहा, डॉक्टरनी जी, आप हमेशा दूसरों को बचाती हैं, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया। पुलिस ने संतोष और उसके गुंडों को हथकड़ियां पहनाई। संजय ने प्रीति को बताया कि यूएसबी में मौजूद शवाहिद और राम की फराहम करदा मालूमात से संतोष का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया है। प्रीति ने राम को कारखाने से बाहर निकाला। उसने राम की तरफ देखा जो थोड़ा फासले पर खड़ा मंदिर की सीढ़ियों को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। विकास, ये तुम हो ना? राम यानी विकास ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टरनी जी, मैंने आपको बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विकास को गले लगा लिया। उस लम्हे जैसे सारी उलझने और सारा दर्द खत्म हो गया।